अस्सलामुअलैकुम क्लास। अब हम एंटर द कल्प्रिट क्लोरीन के क्लोरीन एटमॉस्फेयर में कैसे एंटर हो रही है और इसका क्या रोल है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन सनतें बढ़ती जा रही हैं तो हमारे जो रेफ्रिजरेटर वगैरह हैं, एरोसोल हैं। एरोसोल हम कहते हैं जो लिक्विड का फाइन ड्रॉपलेट होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, पेस्टिसाइड, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनमें पाई जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम कहते हैं CFC। इसका मेजर रोल है क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करना और जो हमारे ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर रही है। सबसे ज़्यादा जो ओजोन को डिस्ट्रॉय करने में क्लोरीन का रोल है वो किस फॉर्म में है? परक्लोरेट ClO। इस फॉर्म में जो है वो ओजोन का मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब हम देखेंगे कि कैसे एटमॉस्फेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरेट करता है क्लोरीन फ्री रेडिकल। सबसे पहले क्या होगा, ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन जो है सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी और क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा और डाईक्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरेट होगा। उसके बाद डाईक्लोरोफ्लोरोमीथेन जो है सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी और क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होगा और साथ डाईक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो जनरेट होगा। नेक्स्ट है chlorofluorocarbon are dissociated by stratospheric solar radiation to produce chlorine radicals which are far more reactive than NO radicals and bring about very rapid destruction of ozone। अब इसमें क्या होता है कि जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है वो ओजोन को ज़्यादा ख़राब कर रहा है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के जो रेडिकल्स हैं। सबसे पहले जो क्लोरीन रेडिकल है वो ओजोन पे रिएक्ट करेगा तो पर क्लोरेट बन जाएगा और साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा और जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है वो पर क्लोरेट के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें क्या बनेगी, ऑक्सीजन और साथ क्लोरीन रेडिकल बनेगा। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो पर क्लोरेट के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होगा जो ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। This removes virtually all UV radiations in the wavelength range and to some extent down to wavelength 350 नैनोमीटर। अब इसमें क्या होगा कि ये सारी जो UV रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी जो 350 नैनोमीटर से कम है की रेंज में आती हैं। एंड इंश्योर्स दैट दिस रेडिएशन इज फिल्टर्ड आउट टोटली बिफोर रीचिंग द ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर के आने तक ये तमाम रेडिएशन जो है वो फिल्टर हो जाती हैं। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो ऊपर लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाई जाती है जो हमारी अर्थ को सन की हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है और ये मज़ीद रिएक्शन है जो हमारी ओजोन की तबाही का सबब बन रहे हैं जिसमें ओजोन ऑक्सीजन फ्री रेडिकल ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनेगा। उसके बाद ये जो है हाइड्रोक्सिल रेडिकल ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोपरऑक्साइल रेडिकल बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगी साथ और हाइड्रोपरऑक्साइल रेडिकल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोपरऑक्साइल साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डिजनरेट होगा। मतलब इन दोनों रिएक्शंस में हर सूरत में या तो हाइड्रोक्सिल रेडिकल जनरेट होगा या हाइड्रोपरऑक्साइल रेडिकल। However, ozone gets restored and its balance is maintained by repetitive occurrence of reaction in equation 1 and 2. A life-friendly atmosphere has been preserved under the ground for millions of years. आगे हम पढ़ेंगे कि हम जो एटमॉस्फेयर में फ्री रेडिकल हैं उनकी मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक फ्री रेडिकल इज़ अ डिफ़िकल्ट एक्सपेरिमेंटल चैलेंज। ये बहुत मुश्किल काम है कि हम फ्री रेडिकल को मेजर कर सकें कि एटमॉस्फेयर में कितनी अमाउंट में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम इनकी लाइफ टाइम डिस्कस करें तो जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल की दोपहर के टाइम जो कंसनट्रेशन है वो है 10⁻⁶ मॉलिक्यूल सेंटीमीटर क्यूब और जो उनका लाइफ टाइम है वो लेस देन 1 सेकेंड है। और दूसरे रेडिकल की बात करें जैसे RO2 आयो मतलब हाइपो आयोडाइड, ब्रोमो आयोड हाइपोब्रोमाइड जो है इनकी कंसनट्रेशन जो है 10⁻⁸ से थोड़ी सी कम होती है एंड अ फ्यू पार्ट्स पर ट्रिलियन। टेक्निक जो हमने डेवलप की है इनकी रेडिएशंस को मेजर करने के लिए वो कौन सी हैं? सबसे पहले है
लेज़र इंड्यूस फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है, लेज़र लाइट को हम यूज़ करते हुए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करते हैं जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट में रेडिएशन एब्जॉर्ब करके चला जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो इनकी रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की ताकत है वो कितनी है, और इससे पता चल जाएगा कि कितनी अमाउंट जो है वो कंसंट्रेशन इनकी पाई जाती है। आगे है लॉन्ग पाथ डिफरेंशियल ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम कहते हैं DOAS। इसमें हम हाइपोब्रोमाइड और हाइपोआयोडाइड की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, लाइट को यूज़ करते हुए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड में लॉन्ग पाथ, इनकी जो रेडिएशंस का पाथ है वो लॉन्ग होता है, और उनसे मेजर हो जाएगी कि हर जो आइंस हैं उनका एक पाथ होता है, और जिसके ज़रिए हम मेजर करेंगे कि इसकी इंटेंसिटी या रेडिएशंस की मिकदार कितनी है। आगे है केमिकल आयोनाइजेशन मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम CT कहते हैं, और जो H2O2 मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड RO2 और हाइड्रोजन रेडिकल की मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। इसमें हम क्या करेंगे, जो कंपाउंड या जो भी एलिमेंट है उसकी हम आयोनाइजेशन करवाएंगे, मतलब वो एटम से जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और साथ ही आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिससे उसकी जो एनर्जी है वो मेजर कर ली जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक एंड अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।